हरियाणा में पॉप कल्चर की शुरुआत करने वाले गजेंद्र फोगाट भाई मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। गजेंद्र भाई, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के मंच पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे, जिस तरीके से हरियाणा की संस्कृति, रागिनियां जो अमूमन सुनी जाती थी, अभी भी होती है, उनमें अमूमन कोई ना कोई सब्जेक्ट रहता है, कोई मुद्दा रहता है, लेकिन आज का जो आर्टिस्ट है, आज की जो कला है, कितना तब्दीली आप देखते हैं? क्या वो मुद्दे मिसिंग हैं? और जिस तरीके के गाने आजकल बनते हैं, आप आज के ही दौर के गायक हैं, कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? जब मैंने गाने की शुरुआत की थी तो रागनियां सर चढ़ के बोलती थी, तो तब एक नए एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमने पॉप शुरू किया, तो हमारा मजाक उड़ाया जाता था। और एक बार तो लिटरली मुझे याद है, आज से 15-20 साल पहले की बात है, मैं अपना रॉक बैंड रखता था, उसमें ड्रमर, गिटारिश, और उस टाइम ऑक्टोपैड नहीं आया था, अब तो पैड से भी नेक्स्ट सैम्पलर आ गया, पर उस टाइम पे ढोल, तबला और वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट बहुत रहते थे, पैड रहता था। तो मैं जब अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ चढ़ रहा था, तो एक बड़े पुराने फोक गायक है राकेश कलुया जी, उन्होंने बड़ा मजाक किया, वो मंच पे थे, उन्होंने कहा आगे जगराते आड़े। तो उस टाइम मुझे एक बात बड़ी चुभी, मैंने कहा यार जगराते करने वाले बुरे तो नहीं होते। फिर मैंने अपने मित्रों से सलाह ली, तो उन्होंने कहा कि ये जनरेशन गैप है और ये गैप भरने के लिए हमें थोड़ा सा शांत रह के, शांत चित्त से लंबा चलना पड़ेगा। चले साहब। और उस समय में गिटार और ड्रम के साथ यो हमारा हरियाणा, हमने जब 2002 में ट्रेड फेयर में परफॉर्म किया, तो इट वाज द फर्स्ट पॉप परफॉर्मेंस ऑफ फ्रॉम हरियाणा साइड। तो उस टाइम तक मुंबई में पॉप आ गया था, बट हरियाणा में कहीं नहीं था। हरियाणा के गांव में अमूमन जाते हैं जब इस तरीके की कोई तब्दीली होती है, अमूमन वो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स जो रहते हैं आपके रागिनी गायकों के साथ, गढ़वा तो पहली बार आप गए गिटार लेकर, अपना पूरा रॉक बैंड लेके, किसी ताऊ ने बोला नहीं ये क्या नया ले? कई बार कहा कि के ठाया अंडो, इतने भारे आए थे, गोबर की हिल लिया हो गई इस पे, मतलब अजब अजीब तरह के कमेंट्स भी मिले। बट मुझे ये लगता था कि यार जो चीज चल रही है, रागनी चल रही थी, और उससे पहले स्वांग का दौर था, आजादी के टाइम स्वांग बहुत चलते थे, उसके बाद रागनियां आई, और बेसिकली जो लोक गायकी है उसकी 30 से 32 फॉर्म है। आला, चमोला, झूलना, नसीरा, न्यालदे, ठसका, चमोला, रागनी, ये सब, अली बख्श, ये सब ना ये फॉर्म है हरियाणवी गायकी की। तो इन फॉर्म में से एक रागनी गायकी है, लेकिन वो बहुत लंबी चली, कम से कम उसका 40-50 साल अरसा चला, लेकिन चेंज तो होना था, बदलाव तो नियम है जी। सो समय बदला और पॉप छा गया, और आज तक छा रहा है। इंडिया न्यूज का मंच जब डिक्लेयर हुआ और ये पता चला कि गजेंद्र फोगाट आ रहे हैं, तो दर्शकों ने लगातार एक रिक्वेस्ट जरूर करी थी, जिस गाने ने गजेंद्र फोगाट को गजेंद्र फोगाट बनाया, बहू काले दी। बेसिकली वैसे तो मैं इंडिया न्यूज के उस समय से जुड़ा हूं जब बिल्कुल शुरुआत हुई थी, और तब से ही हमारा पानी आख्या का बड़ा हिट सॉन्ग रहा, उसके बाद बम लहरी और काफी गाने। बट हाँ, बम लहरी ने हरियाणवी को भी 7 समंदर पार पहुंचाया जी, और हमें भी एक नया आयाम दिया। तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा गाना बना, उसका सौभाग्य प्राप्त हुआ। हो मेरे फोड़े करम बेचोले ने, हैंडसम कवे था कोले ने, घनी मोटी रिश्वत खा रहा था, कति बात करे था चाले की, तने कौन कहे बहू काले की, जाल डाट तू मने बता, तने कौन कहे बहू काले की, मैं खाल तार दूं साले की। कईयों के फोन आए होंगे इस गाने के बाद, कईयों के फोन आए होंगे आपके पास, बोला हमारे दिल की बात कही है आपने। कई जगह तो ऐसी शादियों के इनविटेशन आए कि भाई साहब मुंह मांगा दाम देंगे, बस शादी में गा दो। क्यों भाई साहब मुंह मांगा क्यों दे रहे हो? कि भाई साहब दूल्हे का नाम काला है। अच्छा गजेंद्र भाई जी, एक दौर था जब जिस तरीके से आपने कहा कि वो संस्कृति को टच करने वाले गाने होते थे, लेकिन आजकल जो ट्रेंड है, गन कल्चर प्रमोट होता है, गानों में अमूमन आप अश्लीलता भी दिखती है, ड्रग्स दिखते हैं, सेवन जो दिखाया जाता है जी। क्या कहेंगे जिस तरीके की, क्योंकि एक तरफ आप जब कंपटीशन देखते हैं, साथ में आपके पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री है जी, हरियाणा नो डाउट बहुत अच्छा कर रहा है, कलाकारी के क्षेत्र में कई ऐसे नाम हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे हैं, लेकिन ये जो हरियाणा सरकार ने अभी गन कल्चर पर बैन भी लगाया है जी, क्या कहेंगे सर इस तरीके के? निश्चित तौर से मैं ये मानता हूं कि
कलम बेच के कोठी बनाना और जिस्म बेच के कोठा बनाने में कोई खास अंतर है नहीं। कला का अपना बाजार हो सकता है, बाजार की कला नहीं होनी चाहिए। हम पे बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे हम लेखक हैं, गायक हैं, मेकर्स हैं, चाहे वो फिल्म है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र की फिल्मों में भी, मुंबई की फिल्मों में भी जब बहुत सारी गलत चीजें आ गई थी, गन कल्चर आ गया था, तो वहां भी विरोध के स्वर उठे थे। और मुझे लगता है कि समाज की जिम्मेदारी केवल समाज के लोगों पे या राजनीतिक लोगों पे या मीडिया की नहीं है, वो हम कलाकारों की भी है। हम बहुत जल्दी ये बोल देते हैं कि साहब जो जनता मांगती है, जो मार्केट मांगता है, वो हमें देना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। हम अपनी कला का अपना बाजार क्रिएट कर सकते हैं, बाजारू कला नहीं कर सकते। वो करेंगे तो जमाना हमें छोड़ेगा नहीं, हमें सजा देगा और हमारा सर्वनाश कर देगा। तो मुझे लगता है कि जो गन कल्चर के गाने आ रहे हैं, और इस टाइम हरियाणा पुलिस ने बहुत बढ़िया, आपने एसपी क्राइम अमित दहिया की एक इंटरव्यू भी देखा होगा, उन्होंने कहा है कि हम ना केवल यूट्यूब बल्कि यूट्यूब के अलावा जो इन्हें पैसों से सपोर्ट कर रहे हैं, जो इनको प्रमोट करने के लिए पैसा लगा रहे हैं, उस पे भी हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट का ही एक इकोनॉमिक सेल है, वो भी इस पे काम कर रहा है और शिकंजा धीरे धीरे कसता जा रहा है। आगे आने वाले टाइम में आपको शायद कोई ऐसा गन कल्चर का या अश्लीलता गाना ना दिखे। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबको सद्बुद्धि दे। वैलेंटाइन डे आ रहा है, अमूमन कलाकार ना बड़ा तरीके से तिथियां चुनते हैं कि इस दिन गाना रिलीज करूंगा मैं। आपने एक बड़ा खूबसूरत गीत जो लिखा है, भगत सिंह की रीस, बिल्कुल मैं चाहूंगा वो गाना सुना भी दें, और साथ ही साथ ये गाना क्यों आपके जहन में आया और क्यों ये तारीख आपने चुनी 14 फरवरी? भगत सिंह बेसिकली हमारे रगों में है। 23 साल 6 महीने और 18 दिन का वो युवा आज भी 23 साल 6 महीने और 18 दिन का ही है। हमारे दादा परदादा चले गए, वो अब भी जिंदा है, हमारे दिल के अंदर जिंदा है। बल्कि मुझे याद है कि मैं फरीदाबाद में शो कर रहा था किसी ने, और मैं भगत सिंह को गा रहा था। मेरा कोई शो भगत सिंह के बिना पूरा होता नहीं है। तो जब मैं गा रहा था, किसी ने बताया कि भगत सिंह का जो पोता है यादवेंद्र, वो इस शो में बैठा हुआ है। मैंने कहा, अनाउंस किया, मेरे मैनेजर ने जब बताया तो बहुत पीछे से एक हाथ उठा और वो खड़े हुए। तो मैंने बोला, यादवेंद्र भाई माफ करना, मुझे किसी ने अभी बताया है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि भगत सिंह के आप रक्त पुत्र हैं तो माफ कीजिएगा, मैं भगत सिंह का बीज पुत्र हूं, मैं उनका विचार पुत्र हूं, तो मैं आपसे पहले आता हूं। उन्होंने माना भी, और उसके बाद उन्होंने मुझे भगत सिंह ब्रिगेड का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया। सो मैं ये मानता हूं कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे युवा मनाते हैं, लेकिन मैं युवाओं को बता दूं कि 14 फरवरी का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भगत सिंह को फांसी की सजा उसी दिन सुनाई गई थी। और भी 14 फरवरी को बहुत सारे दिन है, महाराजा सूरजमल का शायद जन्मदिन भी उसी दिन आता है, और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैलेंटाइन डे तो बेसिकली कचरा है, मैं इसे मानता हूँ। और ये वैलेंटाइन डे है, ये मुझे लगता है ये वो सोने का हिरण है जिसे उन विदेशी कंपनियों ने भारत के बाजार में छोड़ रखा है जो धनुष्बाण का बिजनेस करती हैं। मैं चाहूंगा 2 लाइनें, और मैं तमाम दर्शकों को भी गुजारिश करूंगा कि ये गाना जो है बेहद ज्यादा, क्योंकि भगत सिंह की जिंदगी पर बना ये गाना है, मैं चाहूंगा गौर से सुने। के ढूंगे ऊपर टांगे पिस्टल बने फिर बदमाश रे, गौ माता ठोकर में रड़गी, किसे ने कोन्या ख्यास रे, और जिसके गुर्दे में दम हो उन्हें चाहना के हथियार की, ओ करनी से तहरीस करो हो उस भगत सिंह सरदार की, हो करनी से तहरीस करो। जिन्हें इनकलाब लिखा था यारो, अपने मैं युवाओं को बोल रहा हूं कि जिन्हें इनकलाब लिखा था यारो, अपने खून की स्याही तय, उसका युवा नशे पते में भटक लिया से राही तय, उकी रात की दारू उतरे ना के सोचे देश परिवार की, करनी से तहरीस करो उस भगत सिंह सरदार की। तेरी दूर दूर तक फोटो कोन्या शहर के बीच बाजारा में, किते सनी लियोनी किते कैटरीना सारी से अखबारा में। कहीं ये डिस्क्लेमर डाल आप पे केस बहुत मैं तो बोल ही दे रहा हूं। बहुत शानदार, मैं चाहूंगा तालियां जरूर इस गाने के लिए, क्योंकि ये वो नाम है जिसने कि आज जिस आजादी के साथ हम बैठे हैं उस आजादी को मुमकिन किया। एक्चुअली मुझे याद आ रहा है, मैं माफी चाहूंगा आपकी बात काट रहा हूं। भगत सिंह की फांसी से पहले वो एक पुस्तक पढ़ रहे थे, उसमें क्रांतिकारी का पूरा जिक्र था। तो जेलर साहब आए और उन्होंने कहा कि आपकी फांसी का समय हो गया तो आप चलिए। तो उन्होंने ना पुस्तक का पन्ना मोड़ दिया, तो हंसने लगे, बोले यार 15 मिनट के बाद तेरे को फांसी हो जाएगी, पन्ना क्यों मोड़ रहा है, अब इसे कौन पढ़ेगा। तो भगत सिंह ने बड़ी गंभीरता से कहा कि हमारी आने वाली नस्लें, हमारे यूथ, हमारे युवा भाई बहन इसको पढ़ेंगे।
दुख ये होता है कि उसे पढ़ा नहीं युवाओं ने। आप सरकार के साथ भी एसोसिएटेड हैं और पब्लिसिटी के तौर पर तमाम जिम्मेदारियां आप देखते भी हैं। कितना मुश्किल होता है जब आप एक इंडिपेंडेंट कलाकार से, जब सरकार के साथ एसोसिएशन होता है विद इन द जो इंडस्ट्री कंपटीशन है, आपके अपने साथ वाले कई तरह की छीटाकशी करते हैं, कितना मुश्किलात आती हैं और किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, छीटाकशी भी करते हैं और क्रिटिसाइज भी करते हैं, कई बार कमियां निकालते हैं, सब होता है। बट मैं मानता हूं कि दुनिया मोहब्बत के बदले मोहब्बत नहीं देती। इनाम तो बड़ी चीज है, कीमत नहीं देती, और देने को तो मैं भी दे सकता हूं उन्हें गाली, पर क्या करूं, मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। मेरे संस्कार ये हैं कि मुझे लगता है कि जो मैं काम यहाँ पे सरकार का कर रहा हूं, उस काम में और इंडिपेंडेंट काम में कोई अंतर नहीं है। सरकार को भी यही करना है कि लोगों को अच्छा संदेश देना, जन कल्याणकारी योजनाएं बनानी है, उनका प्रचार प्रसार करके उन तक पहुंचा के उनका फायदा उठाना है जनता को। और मैं भी यही काम कर रहा हूं। मैं भगत सिंह को गा रहा हूं, मैं सूरजमल को गा रहा हूं, मैं इतने अच्छे अच्छे सामाजिक गीत, हमारा सेक्टर वाली कोठी में नहीं लगता जी, जिसकी वजह से पहली बार हरियाणा के कलाकार को विदेश में आने का निमंत्रण मिला, वो पहला कलाकार मैं ही था। तो सेक्टर वाली कोठी भी मैंने, तो ये मुझे लगता है कि सरकार का और कलाकार का मुझे लगता है कोई अलग काम नहीं, काम एक ही है। जिस तरीके से मुद्दा नशा युवाओं में, आपके पास वो कला है या आपके पास वो ताकत है कि आप संगीत के माध्यम से माइक थाम कर जगह जगह जाकर जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कर सकते हैं? आखिर क्यों इंडस्ट्री जो है इन सामाजिक मुद्दों पर गाने बनाने से बच रही है? क्यों आखिर ये प्रयास नहीं किया जाता? देखिए, कला की बाढ़ है भाई साहब, और उस बाढ़ में, जैसे बाढ़ में अच्छे पानी के साथ गंदा पानी भी बह के आ जाता है ना, ऐसी ही सांस्कृतिक बाढ़ है। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे भी अलग अलग हैंडल्स हैं, फिर उसके बाद उसका एक अपना पूरा बाजार है। मतलब कलाकार खुद अपने पैसे लगा के यूट्यूब पे गानों के व्यूज बढ़ा रहे हैं, यानी कि ये भी एक अलग से कंपटीशन है। फिर यूट्यूब से पैसा आ रहा है, फेसबुक से पैसा आ रहा है, इंस्टाग्राम से पैसा आ रहा है, ट्विटर हैंडल्स पे आप, मतलब जहां भी व्यवसाय जुड़ गया, आप समझिए वहां पे स्कीम्स जुड़ जाती हैं। और मुझे लगता है कि जो कला है ना, वो बेसिकली कोई स्कीम नहीं है, वो तो एक साधना है। वो तो जैसे साधु करते हैं परमात्मा की साधना, ऐसी कला भी एक साधना है। और इसमें अगर बिजनेस घुस जाएगा तो कुछ ना कुछ कमियां तो आएंगी। वही कमियां हम यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो नशा बेसिकली वैसे तो पंजाब का ही मेन टॉपिक है नशा, तो और नशा वहीं से ही धीरे धीरे लीक होके हरियाणा की तरफ आ रहा है। बट मुझे लगता है कि हमारे लिए कोई जरूरी है नहीं। आप ये देखिए, एक गाना है बहुत, ना पह लियाली हवा रही ना पह लियाला पानी, होगी खत्म कहानी, वो भी बहुत सुपर हिट है, लोग उसे हाथों हाथ लेते हैं। मेरा एक गाना है सेक्टर वाली कोठी में नहीं लगता जी, वो भी बहुत हिट है, उसे लोगों ने हाथों हाथ लिया है। मेरा एक बगड़ बम बमलैरी है जो पिछले 4 साल से इंस्टाग्राम पे उसकी 7 लाख से ज्यादा रील बन चुकी है और आज भी ट्रेंडिंग में है। मतलब महाशिवरात्रि चली जाती है तो भी बमलैरी ट्रेंडिंग में रहता है साहब। अभी महाप्रयाग आया, मैंने भोला जंगम गाया, पहली बार हरियाणा में जंगम गायन है, बेसिकली दुंदू तारा टेक्निक है। तो वो गायन में पहली बार एक गीत आया, लोग उसे हाथों हाथ ले रहे हैं। देखिए आप, सैकड़ों रील उसकी बन चुकी है एक दिन में। सो मुझे लगता है कि अच्छे के खरीदार थोड़े तो हैं, पर हैं। गजेंद्र भाई, अमूमन कलाकारों की अपनी एक पसंद होती है और बड़ी मुश्किल से बताते हैं कलाकार। आखिर आपसे ये जानना चाहूंगा कि खाली समय गजेंद्र फोगाट किसको सुनते हैं? पहली बात तो खाली समय है ही नहीं, और जो खाली समय होता है तो सुनने का टाइम तो बात की बात है, पहले पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि किताबें, ऐसे तो बोलते हैं सभी किताबें बहुत अच्छे मित्र हैं, पर किताबें मित्र के साथ साथ किताबें जो हैं वो संस्कार भी हैं। मैं देखता हूं कि आज का बच्चा, किसी को बोल दो कि आपने वो किताब पढ़ी, तो वो कहेगा किंडल पे है क्या। तो बड़ी शर्मिंदगी होती है, क्योंकि जब किंडल आया तो सबसे बड़ी बात ये रही कि किताब को अपने थूक लगा के उंगली से जो पलटने का मजा था, नई किताब को जो सूंघने का मजा था, उस पर जिल्द चढ़ाने का मजा था, उसके अंदर मोर पंख रख के विद्या माता से ये कहने का मजा था कि मुझे पास करियो या इस किताब में जो है मेरे अंदर डालियो। और उस किताब में जिस लेखक ने भी वो लिख रखा था, उन शब्दों के साथ यात्रा करने का जो मजा था, खाने के समय वो पन्ना मोड़ के रखने का, एक स्टॉप बोलने का वो जो मजा था, वो सब खत्म हो गया। और वो संस्कार था बेसिकली। वो पन्ना मोड़ना ये सिखाता था कि अगर रिश्ते में अगर कोई थोड़ी सी व्यवधान है तो थोड़े से रुक जाओ, वो ये सिखाता था। किताब को जब हम पढ़ते पढ़ते छाती पर के सो जाते थे तो मातृत्व वात्सल्यता का गुण दिखाता था कि वो किताब एक माँ की तरह आपकी छाती पे है, आराम की नींद लो, उठने के बाद फिर पढ़ो। उस किताब को जब हम खरीदते थे,
उस पे जिल्क चढ़ाते थे, उसे सहेजते थे, नई नवेली दुल्हन की तरह उसको उसका श्रृंगार करते थे। तो ये भी हमारे एक श्रृंगार का संस्कार था। पुस्तक नहीं थी, संस्कार था, हमारे हाथ से निकल गया। हरियाणवी इंडस्ट्री, चाहे वो मूवी इंडस्ट्री हो, चाहे इन्फ्लुएंसर्स हो, चाहे सिंगर्स हो, काफी लोग बिग बॉस जा चुके हैं। कोई फोन आया आपके पास, आप भी सुनने में आ रहा है कि तैयारी कर रहे हैं आप भी जाने की? नहीं, मैं तैयारी नहीं कर रहा हूं। मैं 2 बार रिजेक्ट करके आ चुका हूं बिग बॉस को। और क्योंकि वहां पे मैं गया, उन्होंने मुझे बुलाया। 2 बार मैं मुंबई गया। एक बार आई थिंक 11th, एक बार 13th एपिसोड, 2 एपिसोड में मेरा इंटरव्यू भी हुआ और बेस्ट 19 में मैं सिलेक्ट भी हुआ। मैं यहाँ पे खुल के आपके मंच से बोल रहा हूँ। लेकिन कुछ व्यावसायिक व्यवधान थे और कुछ मेरी अपनी डिग्निटी लॉस हो रही थी। उन चीजों के कारण मैं वहां गया नहीं। कह दो आग से, शोलों से, चिंगारी से फूल अब की बार खिले हैं तैयारी से, और बादशाहों के फेंके हुए सिक्के नहीं लिए। हमने खैरात भी मांगी है तो खुददारी से। चलिए, आखिरी सवाल तो नहीं, पर मैं ये चाहूंगा कि जो गाना गजेंद्र फोगाट के दिल के बेहद करीब है, उसकी 2 लाइनों के साथ आप इस सेशन को अंत करें। हो माँ जब चाकी पीस्या करती, हाथ बटाया करता मैं, फेरा करता भाई गंडासा गहरे लाया करता मैं, फिर खोर में लुक जाते थे दादी गाल बक्या करती। हो मेरा सेक्टर याली कोठी में इब नहीं लागता जी, बोहिए में ते रोटी लेके गुड़ की गेलियां खाना रे, बैठ गजेंद्र सोच से कैसे आवे टेम पुराना रे, वह बचपन आली खुशी करोड़ा में नहीं मिलती, गजेंद्र फोगाट का सेक्टर में कति नहीं लागता जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपने तमाम मुद्दों पर हमसे बात करी। इंडिया न्यूज के मंच पर राजनीति के तड़के के साथ तमाम, आज आपने 100 दिन सरकार के क्या, किस तरीके से सरकार के रहे और आगे का विजन क्या है, इस पर पूरा दिन हमने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को आमने सामने होते देखा, और साथ ही साथ कलाकारों को किस तरीके की दिक्कत है। गजेंद्र भाई ने तमाम चीज़ों पर प्रकाश डालने का काम किया, किस तरीके से अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हरियाणा की ग्रो कर रही है, लेकिन किस तरीके से फोकस करने की ज़रूरत है, उस पर भी चर्चा की गई। बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र भाई, धन्यवाद।